नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक जो हमारा एनसीईआरटी कक्षा 6 की बुक का हम पूरा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। उसके आगे का आज हम क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें हमारा 9 पॉइंट तक हो गया था। आज 10वां पॉइंट है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को आज हम देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर होता है, फुट होता है, ए बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? लंबाई का मात्रक किसमें लंबाई नापी जाती है? तो मीटर में। ठीक है, चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। देखिए, समस्त संसार के वैज्ञानिकों द्वारा एक समान मापन के लिए मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार किया गया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या एसआई यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसआई यूनिट बोला जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग एनसीईआरटी के अगर पूरे क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेते हैं तो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी के, इससे ही पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 100% आपके पेपर निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। वाहन दिया है, पंखा दिया है, झूला दिया है। तो देखिए, पहला पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला दूसरा तीसरा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, केवल फर्स्ट। कौन सा होगा? केवल फर्स्ट जो है वाहन सरल रेखी। क्या होता है? वाहन जो सरल रेखी है ये वाला होगा, है ना। इसके अलावा देखिए, पंखा आवर्ती गति करता है, झूला। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ हम पॉइंट देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है, वाहनों की गति जो होती है एक सरल रेखी गति का उदाहरण होती है, जबकि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं तो ऐसी गति को सरल रेखी गति कहलाती है। क्या होती है? जब कभी भी क्या होता है, वाहन की गति क्या होती है? एक सरल रेखा में गति करते हैं, सरल रेखी गति का उदाहरण होता है, जबकि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश, अनुदिश मतलब उसके दिशा के विपरीत, अनुदिश, अनुदिश मतलब उसी दिशा में बहती हैं, तो इसलिए उसे ऐसी गति को सरल रेखी गति बोला जाता है। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु के किसी भी नियत बिंदु से उस दूरी समान रहती है तो इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्तुल गति। पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक आदि की गति वार्तुल गति के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? वार्तुल गति के उदाहरण है। इसके अलावा ऐसी गति जो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है अर्थात आवर्ती गति कहलाती है। जो अपनी गति को दोहराती है आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा चलिए देख लेते हैं। इसके अलावा देखिए पॉइंट है, पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि को गति के आवर्ती गति के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? आवर्ती गति के उदाहरण है। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसी प्रकार से आपको पूरा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए तीसरे नंबर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहा गया। दूसरा है, 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं, कि 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीलीटर होते हैं। इसमें से कौन सा सही है? देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल इसमें थर्ड सही है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं। देखिए, उपरोक्त कथनों में से कथन फर्स्ट एवं सेकंड क्या है? सत्य है, लेकिन कथन थर्ड जो है असत्य है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 20 मिली सेंटीमीटर नहीं होते, जबकि 10 मिलीमीटर होते। कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन पूछा है कौन सा रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका 11वां पॉइंट है, कक्षा जो 6वीं की बुक है उसका 11वां पॉइंट है, निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन। देखिए इसमें केवल 1 सेकंड होगा, केवल सेकंड। इसमें क्या दिया है? दर्पण के प्रतिबिंब के बनाने के लिए उपयुक्त में कौन सी घटनाएं आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल सेकंड। मतलब दर्पण में प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, अपवर्तन तथा विवर्तन इसके लिए आवश्यक नहीं है। कभी भी पूछे कि दर्पण के प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के किसके लिए है आवश्यक है, तो प्रकाश के परावर्तन का कारण है, न कि इसके अपवर्तन और विवर्तन का नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। दूसरे नंबर का अगर आप क्वेश्चन देखें, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है। वस्तु जो है वस्तुओं को क्यों देख पाता है? वस्तु पर प्रकाश पड़े, जब वस्तु की आंखों पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु एवं पर पड़े और आंखों की तरफ आए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश जो होता है वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए तब आपको कोई वस्तु दिखती है। देखिए उसका क्या है, किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ा, प्रकाश से रिटर्न होकर अगर आपके आंख के पास आ रहा है तो आपको दिखने वाली है। व्यक्ति जब वस्तु को तभी देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और फिर वह वस्तु से आंखों पर पड़ता है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से असत्य का चयन करें। ठीक है, अगर आप लोग हमारे साथ डेली इसी प्रकार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हम पूरा एनसीईआरटी की जितनी बुक है साइंस की पूरा हम कवर करा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती। अगला है दर्पण परावर्तन में हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सी है पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। तीसरा है प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु का आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती। ठीक है, चलिए इससे जुड़े कुछ तथ्य देखते हैं। देखिए दिया जब प्रकाश के पथ में कोई भी अपारदर्शी मतलब जिसको आर पार ना देखा जा सके वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। अन्य सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब हमारा अगला चैप्टर आ गया यहाँ से विद्युत तथा परिपथ। क्या है? विद्युत तथा परिपथ। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिए, क्योंकि अगर आप इसी प्रकार से 20-25 मिनट की डेली क्लास लेंगे तो पूरा एनसीईआरटी आपका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थ में से विद्युत उत्पन्न करता है कि विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। देखिए इसमें से क्या करेक्ट होने वाला है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए सेकंड, के ऑप्शन सेकंड, केवल थर्ड, के ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, तीनों इसमें सही है। देखिए उपयुक्त तीनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। व्याख्या देख लीजिए। विद्युत सेल में विद्युत उसमें संचित रासायनिक पदार्थों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, इस सेल का एक सिरा धनात्मक जबकि दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। स्विच एक सरल युक्ति जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकती है या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। इसी प्रकार से आपको थोड़े क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे, लेकिन सभी क्वेश्चनों को आपको इसी प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तभी आपसे बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, थर्माकोल, वायु, मानव शरीर और एल्यूमिनियम की पत्ती। ठीक है, तो देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन से विद्युत चालक का एक उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट सेकंड होगा, सेकंड थर्ड होगा, थर्ड फोर होगा, कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है वही राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि देखिए थर्ड फोर क्या है? यह मानव और एल्यूमिनियम की जो पत्ती है ये क्या है? विद्युत चालक के उदाहरण है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ इससे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, देखिए जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत चालक तथा जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित, देखिए आप भी जानते होंगे कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको क्या बोला जाता है? अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो मतलब उसमें क्या है? वो विद्युत प्रवाह हो रहा है तो विद्युत चालक है, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो क्या होगा? विद्युत का कुचालक होगा, है ना? इतना तो आपसे बनता है। देखिए थर्माकोल और वायु विद्युत रोधक होते हैं। थर्माकोल जानते होंगे, थर्माकोल और वायु विद्युत क्या होते हैं? रोधक होते हैं, जबकि एल्यूमिनियम की पत्ती विद्युत चालक है। आप लोग जानते होंगे एल्यूमिनियम के तार भी बनाए जाते हैं। मानव शरीर भी बहुत अच्छा विद्युत का चालक है, इसलिए चालक है। कभी भी देखना मनुष्य को करंट क्यों लगता है? करंट इसलिए लगता है क्योंकि वो विद्युत का चालक है। अगर चालक ना होता तो इंसान को करंट ना लगता, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है? थोड़े टफ हैं, तो आपको लग रहा होगा कहाँ से क्वेश्चन आ गया। अगर आप इसी को पढ़ के जाएंगे तो पेपर में आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन। ठीक है, जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत के चालक कहलाते हैं तथा जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते हैं विद्युत रोधक कहलाते हैं। ठीक है, पहला है जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता विद्युत रोधक कहलाता है। देखिए गलत दे दिया ना। देखिए विद्युत जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसे विद्युत चालक तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह विद्युत रोधक कहलाते हैं। अब देखिए सब ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? देखिए डी में ए और बी दोनों दिया गया है। देखिए अब इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होने वाला है। देखिए चलिए देख लेते हैं कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट नहीं, इसका सेकंड आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर बी। देखिए जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत चालक कहते हैं। इतना तो आप भी जानते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है ना, तो इसका
देखिए इससे जुड़े कुछ व्याख्या देख लेते हैं। जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत चालक कहलाता है, जबकि जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वैसे विद्युत रोधक कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत रोधक कहलाता है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब डॉट में होता है, विद्युत बल्ब में क्या होता है? फिलामेंट होता है, स्विच होता है, सॉकेट होता है कि डाइनिंग पिन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिलामेंट होता है। क्या होता है? तो फिलामेंट होता है। जो विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर एक फिलामेंट द्वीप्त हो उठता है। क्या करता है? ये द्वीप्त हो उठता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करें? कथनों पर विचार करिए। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल के दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। क्या करती है? एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक जटिल युक्ति है जिसमें से विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जाता है। क्या किया जाता है? कम या अधिक किया जाता है। इसके अलावा देखिए दिया गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है ना? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन केवल फर्स्ट होगा, सेकंड। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा वाला? बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। ठीक है, जब विद्युत परिपथ बंद होता है तो क्या होती है? धारा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। ठीक है, इससे जुड़े कुछ हम व्याख्या देख लेते हैं। वही चीज़ व्याख्या में लिखा हुआ है। चलिए देखिए 13वां पॉइंट आ गया। 13वां पॉइंट है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, देखिए मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। देखिए क्या बोल रहा है, दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या वो करते हैं? कभी भी समान आकर्षित करेंगे? नहीं, तो ये गलत दिया है। चलिए देख लेते कौन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए दिया है ना, केवल फर्स्ट और सेकंड क्या है? सही है। देखिए फर्स्ट और सेकंड, थर्ड गलत है, क्योंकि देखिए कभी भी समान चुंबक में अगर प्लस प्लस रहेगा तो क्या होता है? विकर्षण होता है, और माइनस माइनस रहेगा तो भी प्लस माइनस होता है तो क्या हो जाता है? उदासीन, मतलब जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, तो इसलिए कौन सा सही है? फर्स्ट और सेकंड। इससे जुड़े तथ्य देख लेते हैं। देखिए दिया गया है फर्स्ट सेकंड सही है, परंतु थर्ड गलत है, क्योंकि देखिए मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है जिसमें से लोहा उपस्थित होता है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इतना तो सब जानते हैं। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ और साउथ की ओर लटकता है। इतना तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे तो। नहीं तो इतना याद कर लीजिए, कभी भी अगर स्वतंत्र अवस्था में चुंबक को लटकाया जाता है तो नॉर्थ और साउथ अवस्था में लटकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला दूसरे नंबर का देखिए क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। सूची का क्वेश्चन दिया गया, कौन सा सही चयन करें, है ना। चुंबकी का मिट्टी कौन सा दिया गया, इसमें से कौन सा होगा? चुंबक का क्या होगा? चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शन आप देख लीजिए। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिए इसमें कौन सा किसका होने वाला है। तो पहला का देखिए यहाँ पर देखेंगे, चुंबकी का क्या होगा? तो चुंबकी कोबाल्ट किससे बना होता है? चुंबक जो होते हैं कोबाल्ट से बना होता है। मैग्नस किससे बना होता है? तो यूनान का बना होता है। किससे बना होता है? यूनान का। मैग्नेटाइट क्या होता है? तो मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक होता है। अचुंबकी क्या है? मिट्टी। अचुंबकी मतलब जिसमें चुंबकीय गुण ना पाया जाता है। मिट्टी में क्या चिपकन पाया जाता है? अचुंबकी होगा। चुंबक का किसके होते हैं? तो चुंबक जो होता है कोबाल्ट का। मैग्नस जो होता है किसका होता है? तो मैग्नस जो है यूनान का। और मैग्नेटाइट क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक, और चुंबकी क्या है? मिट्टी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, चुंबकी कोबाल्ट, मैग्नस यूनान, मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक, अचुंबकी मिट्टी। ठीक है, चलिए माना जाता है कि प्राचीन यूनान में मैग्नस नामक एक गणिरीय के द्वारा प्राकृतिक चुंबक की खोज की गई। किसके द्वारा? गणिरीय के द्वारा एक प्राकृतिक चुंबक की खोज की गई। संभवतः मैग्नस के नाम पर ही प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। किसके नाम पर? तो ये मैग्नस के नाम पर ही प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। ठीक है, इतना आपसे बनना चाहिए। क्या रखा गया? मैग्नेटाइट रखा गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलें। अगला देखिए क्वेश्चन अब तीसरे नंबर का आने वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस पर विचार करें? कथनों पर विचार करिए। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, चुंबक को गर्म करने, चोट
चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। ये चीज़ अपना याद रखिए। देखिए इसके स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं। अब चलिए देखते हैं कौन कौन सा सही है। मेरे हिसाब से चौथा इसमें रॉन्ग होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही होगा। देखिए चलिए इससे जुड़ा तथ्य देख लेते हैं। देखिए जो दिया है वही सेम है। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी होते हैं। चुंबक को गर्म करने पर, उस पर चोट लगाने, ऊंचाई से गिराने पर उसकी गुणवत्ता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोनों चीज़ लिखा हुआ है। किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर नॉर्थ और साउथ में सदैव सिरा उसका तथा दूसरा सिरा दक्षिण की ओर लटकता है, इसलिए उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। कृत्रिम चुंबक को विभिन्न आकारों में बनाया जाता है। ये बोला था ना कि विभिन्न चुंबकों को एक ही आकार में बनाया जाता है, मतलब कृत्रिम चुंबक को, ऐसा नहीं है। जो कृत्रिम चुंबक होता है उसको अलग अलग आकार में बनाया जा सकता है, तो वही वाला रॉन्ग था। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। अगला हमारा आ गया टॉपिक कौन सा, जल। जल से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहला ये निम्नलिखित पर विचार करें। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन और संघनन क्या क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। क्या लिखा है, उपरोक्त में से किन किन कारणों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्रित होती हैं। ठीक है, संघनन के किसके कारण संघनन होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर, केवल सी, मतलब संघनन किसके कारण होता है, संघनन। इसको हमने पहले ही बता दिया किसके कारण, संघनन के कारण। चलिए देख लेते हैं संघनन होता क्या है, आपको समझाएंगे। देखिए जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या होता है, जल वाष्प के द्रव अवस्था में, जल वाष्प मतलब जो वाष्प उड़ के जाता है और वहाँ से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें संघनन के कारण एकत्र हो जाती हैं। वायु में जल वाष्प उपस्थित होते हैं। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाता है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई पड़ती हैं। किस पे दिखाई पड़ती हैं, तो पृष्ठ पर। वाष्पन और बाष्पोत्सर्जन दोनों से जल द्रव से वाष्प अवस्था में बदला जा सकता है। किस में बदला जा सकता है, वाष्प अवस्था में बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें। अगला देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वायु में जल वाष्प तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, इसके अलावा वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या बोल रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब थर्ड वाला इसमें सही है। देखिए पूरा हम प्रोसेस आपको बताते हैं क्या चीज़ें होती है। देखिए यहाँ पे दिया है ना पूरा, देखिए क्या दिया है, प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके अलावा जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम महत्वपूर्ण होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन से जल वायु में जाता है। इसके अलावा वायु में प्रविष्ट जल वाष्प के रूप में होता है जिससे बादल बनते हैं। ये जल वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः धरती पर वापस आता है। कहाँ पर आता है, तो पुनः धरती पर वापस आता है। इसके अलावा भी अंतिम चरण में क्या लिखा, अंतिम चरण में ये जल नदियों और झरनों से होता हुआ पुनः महासागरों में आ जाता है। इस प्रकार जल चक्र पूर्ण होता है। इसलिए पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा का समान ही रहती है। क्या है, जल की मात्रा जो है समान रहती है, क्योंकि क्या होता है, जल वाष्प होगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाता है। चलिए अगले टॉपिक की ओर अपन चलेंगे। चलिए देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करें। क्या है, यही वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कथनों पर विचार करें, यही क्वेश्चन आते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए दिया गया है, वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रह कहा जाता है। दूसरा है, समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से हमको क्या देखना, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत देखना है ना। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं जो है ना, तो इसमें से सत्य नहीं है। चलिए देख लेते हैं, दोनों कथन सही हैं। वर्षा के जल को एकत्र करना ही वर्षा जल संग्रह कहलाता है। क्या होता है, तो वर्षा के जल को ही संग्रह करना वर्षा जल संग्रह कहलाता है। समुद्रों और महासागरों में लवण की उपस्थिति के कारण जल खारा होता है। ये आप लोग भी जानते हैं कि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है। किसके कारण, लवण के कारण, मतलब उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए पीने योग्य नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, राइमन ऑफ द इनासिएंट मैरिनर कविता के रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, H.T.
कोलरिंज कौन है? एस.टी. कोलरिंज जी जो हैं। एस.टी. कोलरिंज द्वारा 1998 में लिखी गई कविता राइमन ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है। इस कविता में कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया। इस कविता की एक पंक्ति है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं है। क्या है? हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखिए हमारा टॉपिक कौन सा आ गया? 15वां टॉपिक। तो ये 15वें टॉपिक को हम कल कंटिन्यू कराएंगे। आपको होमवर्क के लिए देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा और इसके आगे का हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से हम 15-15, 20-20 मिनट की डेली क्लास आपको डालेंगे ताकि आपका पूरा एनसीईआरटी की जितना कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की बुक है, पूरा साइंस आपका कंप्लीट हो जाए और आने वाले पेपर में एसएससी, जीडी, आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी के जितने भी एग्जाम है उसमें आपको बहुत हेल्प मिले और पूरा पेपर यहीं से आता है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, हम आपकी पूरी हेल्प ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।